अब देखिएगा हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट। चैप्टर नंबर 5 आप पढ़ चुके हैं, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF और पर्टिकुलर इंटीग्रल PI आप ज्ञात कर रहे थे। वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट थी। उसमें सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर कितनी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ रेस्ट्रिक्शन अप्लाई किया गया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा वो सिर्फ 2 होगा, यानी कि d2y/dx² से हायर डेरिवेटिव जो है आपका इक्वेशन में प्रेजेंट नहीं हो सकता। और विद वेरिएबल कोफिशिएंट, उसके जो कोफिशिएंट होंगे वो वेरिएबल होंगे। अगर ये कोफिशिएंट मान लीजिएगा कांस्टेंट हो जाते हैं तो क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 5 में चला जाएगा, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन चला जाएगा वो चैप्टर नंबर 5 में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो कोफिशिएंट होंगे वो वेरिएबल हो जाएंगे। इस वाले चैप्टर में हमें 4 मेथड का डिस्कशन करना है। 4 मेथड में से जो पहला वाला मेथड है, ये आप जो हम सीखने जा रहे हैं, ये थोड़ा लेंथी मेथड है, और एक सबसे लास्ट वाला जो मेथड होगा वो लेंथी मेथड होगा। बाकी बीच वाले जो मेथड है वो छोटे छोटे मेथड होंगे, और उनको सॉल्व करने के लिए आपको चैप्टर नंबर 5 या चैप्टर नंबर 6 की हेल्प लेनी पड़ेगी। यानी कि चैप्टर नंबर 7 का रास्ता चैप्टर नंबर 5 या चैप्टर नंबर 6 के सॉल्यूशन से जाता है। जब ये चैप्टर नंबर 7 हम ख़त्म कर लेंगे तो उसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन को यहीं थोड़ा सा रेस्ट देंगे। अभी इसमें 3 चैप्टर और पढ़ने हैं, लेकिन अभी बाकी कोर्स जो है वो भी निपटाया जाएगा। अभी आगे के टॉपिक भी पढ़ाए जाएंगे। अब इसके बाद हम फिर मैकेनिक्स शुरू कर देंगे। आइए देखेगा, अब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ द फॉर्म, आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए वो इस फॉर्म में होनी चाहिए आपकी d2y/dx² + p(dy)/dx + qy = x। तो सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगी उस डिफरेंशियल इक्वेशन की आप कंपेयर इससे करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए। अगर कहीं d2y/dx² है तो उसे आप अकेला छोड़ दीजिएगा, उसका जो भी कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिएगा। फिर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे और आप 2 वैल्यू फाइंड करेंगे P और Q। अब देखिएगा सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो चैप्टर नंबर 5 में जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दिया जा रहा था तो उसमें 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट C1 और C2 आ रहे थे, ठीक है ना। जैसे सपोज कर लीजिएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन C1 e⁻x + C2 e⁻2x है। ये लिख भी देता हूँ मैं। मान लीजिएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन C1 e⁻x + C2 e⁻2x है। तो यहाँ पर CF के 2 पार्ट होते हैं। एक CF आपका e⁻x होता है, दूसरा CF आपका e⁻2x होता है। फिर दोनों को जनरलाइज करके जो है पूरा CF जो है लिख दिया जाता है। यानी कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन में आप ये कहिएगा e⁻x और e⁻2x जो है वो आपके CF के 2 पार्ट होते हैं। यहाँ पर इस वाले मेथड में जब सिखाया जाएगा तो ये सिखाया जाएगा कि पहले CF का एक पार्ट जो है वो आपके पास होना चाहिए, फिर उसके बाद आप दूसरा CF का पार्ट उस अपने मेथड से ज्ञात करेंगे। अब यह है वन पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय फॉलोइंग रूल। अब CF के आपने देख ही लिया है 2 पार्ट हैं, तो CF के जो 2 पार्ट हैं उन दोनों पार्ट में से सिर्फ आपको पहले एक पार्ट निकालना होगा, दूसरा पार्ट सॉल्यूशन में आगे जा कर के आपको खुद प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये 5 रूल दिए गए हैं। 5 रूल में से कोई ना कोई रूल इस चैप्टर में फिट हो जाएगा। अगर इसमें से कोई रूल फिट नहीं होता है तो समझ लीजिएगा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहली एक्सरसाइज का आप देखिएगा, आप इक्वेशन की कंपेयर करके P और Q निकाल देंगे। आप देखिएगा पहली कंडीशन, इफ 1 + p + q = 0। अगर 1 + p + q = 0 हो जाता है तो कंडीशन बनती है y = e⁻x इज ए पार्ट ऑफ CF। 1 - p + q = 0 हो जाता है तो कंडीशन बनती है y = e⁻x इज ए पार्ट ऑफ CF। ये आपके फार्मूले हैं, 5 फार्मूले जिन्हें आपको ध्यान रखना है। तीसरी कंडीशन है a² + ab + q = 0, तो कंडीशन बनती है y = e⁻ax इज ए पार्ट ऑफ CF। अब देखिएगा इस वाली कंडीशन में अगर आप एक ही जगह 1 रख देंगे तो पहली वैल्यू बन जाएगी, एक ही जगह अगर -1 रख देंगे तो आप दूसरी वैल्यू बन जाएगी। तो एक्चुअल में जो है फार्मूला नंबर 3 जो है वो ओरिजिनल फार्मूला है। फार्मूला नंबर 3 ओरिजिनल फार्मूला है। बाकी पहला फार्मूला a = 1 रख करके बना है, दूसरा फार्मूला a = -1 रख करके बना है। ये दोनों फार्मूले इसलिए जो है अलग लिखा दे जाते हैं क्योंकि इनका जो यूज़ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसी तरह से अगर CF का कोई आपका CF का कोई पार्ट सपोज कर लीजिएगा e⁻2x है, तो आपको इस फार्मूले में फार्मूले नंबर 3 में एक ही जगह 2 रखना पड़ेगा। और CF का पार्ट अगर e⁻⁻2 है तो आपको फार्मूले नंबर 3 में जो है a = -2 रखना पड़ेगा।
वो शायद कभी कभी इस्तेमाल होते हैं, पूरे चैप्टर में शायद मैक्सिमम एक बार इसका इस्तेमाल हो सकता है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं हो सकता। तो आपको जो पहले और दूसरे से ही काम चल जाता है। फिर आगे आते हैं, नंबर 4 में है कि p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 होता है तो y इक्वल टू एक्स इज इज पार्ट ऑफ सी एफ। यदि p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो सी एफ का पार्ट हो जाएगा y इक्वल टू एक्स। यदि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है if 2 प्लस 2px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तब आप लिखेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए पार्ट ऑफ सी एफ। ये सी एफ का पार्ट हो जाएगा। जब आपके पास सी एफ का पार्ट हो चुका होगा तो आप लिखेंगे नाउ सॉल्यूशन इज टेकन एज। सॉल्यूशन लिखने का तरीका है y इक्वल टू पार्ट ऑफ सी एफ इंटू बी। तो जब आपका सी एफ का पार्ट आ चुका होगा, जो सॉल्यूशन लिखने जाएंगे आप सी एफ के पार्ट में एक नए वेरिएबल b से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये आपका सॉल्यूशन आप लेट कर चुके हैं, ये आपका सॉल्यूशन है। असली सॉल्यूशन आपका तब प्राप्त होगा जब आप यहाँ पर b की वैल्यू निकाल करके रखेंगे। अब आगे जो क्वेश्चन बनेगा वो ये क्वेश्चन यही बनेगा कि आप b की वैल्यू जो है निकालने जा रहे होंगे। अब b की वैल्यू निकालने के लिए मेथड क्या यूज़ करेंगे हम, देखिएगा ये सॉल्यूशन माना गया है और सॉल्यूशन वो होता है जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें y होगा dy अपॉन dx होगा d2y अपॉन dx स्क्वायर होगा। तो हम y की वैल्यू dy अपॉन dx के d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू जो है हम उसमें रख देंगे। जब y dy अपॉन dx और d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। नॉर्मली जब आप y की dy अपॉन dx और d2y अपॉन dx स्क्वायर की d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू आप रख देंगे तो उसके बाद जो आपका पोर्शन कन्वर्ट होगा वो चला जाएगा, उसे हम कन्वर्ट करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, यानी कि चैप्टर नंबर 2 में चला जाएगा जिसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत पुरानी बात हो गई है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस रूप में होनी चाहिए dtx प्लस dy इक्वल टू q। अगर आपकी इक्वेशन होती है डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस dy इक्वल टू q होती है तो ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। ये सबसे काम की इम्पोर्टेंट सबसे काम की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इससे ज़्यादा शायद किसी का भी इस्तेमाल नहीं होता है। तो उसके बाद आप इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देंगे e टू दी पावर इंटीग्रेशन t dx। अब IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर को शॉर्ट में हम IF लिखते हैं, e इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू दी पावर t dx कर देते हैं। और फिर उसके बाद जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन तो ये हो जाता है y इक्वल टू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q IF dx और प्लस c। अब ये सॉल्यूशन हो जाता है हमारा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q IF dx प्लस c। इस एक्सरसाइज के आने वाली एक्सरसाइज में लगभग 90% क्वेश्चंस में ये फार्मूला अप्लाई होगा जो कि एक्सरसाइज 2E से आपका आया हुआ है। तो यानी कि जब आप इस चैप्टर को करेंगे तो एक्सरसाइज 2E का रिवीजन भी जो है आपका हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक्सप्लेनेशन। आप देख लीजिएगा कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कराए जा रहे हैं आपको। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा। अब देखिएगा मैं पहला क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो किसी क्वेश्चन में आप इटक सकते हैं, किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जिस जगह भी आपको प्रॉब्लम होगी, कहीं क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम अगर कर रहा है तो ये समझ लीजिएगा आपके 12th के इंटीग्रेशन में कोई कमी रह गई होगी। यानी कि हमारा जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो 12th के इंटीग्रेशन का अगर हम कोई रूल भूल जाते हैं तो वहाँ पर हम जो है प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यानी कि अगर इसमें कोई बच्चा क्वेश्चन इटकता है तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि 12th का वो कोई रूल जो है वो भूल चुका है। आप देखिएगा क्वेश्चन करने का मेथड देख लीजिएगा। 14 क्वेश्चन एक्सरसाइज में 9 एग्जाम्पल्स हैं और ये मेरी गारंटी है सारे क्वेश्चन जो है वो एक दूसरे की नकल ही होते चले जाएंगे। 2 वीडियो में जो है अब हम इस चैप्टर को जो है ख़त्म करेंगे। अब आधे सवाल हम बांट लेंगे, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगा और फिर आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अब देखिएगा आपका पहला क्वेश्चन है x d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 1 माइनस x dy अपॉन dx माइनस y इक्वल टू e टू दी पावर x। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी। सबसे पहले तो d2y अपॉन dx स्क्वायर को आप अकेला छोड़ दीजिएगा कंपेयर करने के लिए। तो ये हो जाता है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 dy अपॉन dx माइनस y अपॉन x e टू दी पावर x अपॉन x। अब इसे इक्वेशन नंबर आप 1 कह दीजिएगा। अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो मिली थी वो d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy अपॉन dx प्लस qy इक्वल टू कैपिटल X से इससे रिप्रेजेंटेशन हो रहा था।
यहाँ पर p की वैल्यू 1/x माइनस 1 हो जाती है, q की वैल्यू माइनस 1/x हो जाती है, कैपिटल x की वैल्यू पावर x/x हो जाती है। इस वाली एक्सरसाइज में कैपिटल x की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आगे वाली जो 2 एक्सरसाइज आगे की जो 3 एक्सरसाइज आएंगी उसमें कैपिटल x का भी रोल आएगा। यहाँ कैपिटल x का कोई रोल नहीं होगा। अब देखिएगा, अब 5 रूल आपको लिखाए गए थे, 5 रूल में से एक रूल सेटिस्फाई होना चाहिए, चूँकि आप ये सबसे पहले रूल चेक कर लीजिएगा 1 + p + q = 0। तो ये 1 + 1/x माइनस का 1 माइनस 1/x, ये वैल्यू आपकी कट जाती है। ये आपका रूल नंबर 1 अप्लाई हो रहा है यहाँ, तो ये हो जाता है आपका y = e⁻x इज ए पार्ट ऑफ CF। अब ध्यान से देखिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया गया, फिर उसकी कंपेयर करी गई। कंपेयर करने के बाद P और Q की वैल्यू निकाली गई। P और Q की वैल्यू निकालने के बाद 5 में से एक रूल जो है, जो 5 रूल हैं उसमें से कोई सा एक रूल सेटिस्फाई हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग हम CF का पार्ट लिख देते हैं। ठीक है, अब ये CF का पार्ट बन चुका है, y = e⁻x इज ए पार्ट ऑफ CF। अब आप सॉल्यूशन लेने जा रहे हैं, जो CF का पार्ट होता है उसके साथ एक नया वेरिएबल आप स्मॉल b मल्टीप्लाई में डाल दीजिएगा, तो वो आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। उसके बाद आप लिखते हैं लेट सॉल्यूशन इज y = e⁻x × b, इक्वेशन नंबर 2। तो क्या हुआ सॉल्यूशन लिखने का तरीका? सॉल्यूशन लिखने का तरीका हुआ, जो भी CF का पार्ट होगा उस CF के पार्ट के इनटू में आप एक नया वेरिएबल b डाल देते हैं, उसे सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है ना। अब सॉल्यूशन जो होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब मुझे वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखनी है। इक्वेशन नंबर 1 में रखने के लिए y चाहिए, dy/dx चाहिए, d2y/dx² चाहिए। आइए इसका 2 बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, dy/dx = e⁻x dv/dx + b e⁻x। अब यहाँ पर आपने 2 फंक्शन की मल्टीप्लाई लगा दी है, ये dy/dx हो चुका है। एक बार और कर दीजिएगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाता है d2y/dx², ये हो जाएगा e⁻x d2b/dx²। यहाँ 2 फंक्शन की मल्टीप्लाई दोनों में लगेगी तो 4 टर्म आएंगी, उन 4 में से 2 टर्म सेम होंगी, तो मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा 2e⁻x dv/dx और प्लस e⁻x। अब यहाँ पर आपने देखा आपकी वैल्यू y की आ चुकी है, dy/dx की आ चुकी है, d2y/dx² की वैल्यू आ चुकी है, सारी वैल्यू आ चुकी है। इन्हें उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिएगा। पुट इन इक्वेशन 2। अब हम यहाँ b का सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं कि b की वैल्यू क्या है। b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे तो हमारा आंसर जो है वो प्राप्त हो जाएगा। आप देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 में d2y/dx² है, e⁻x d2b/dx² प्लस 2e⁻x dv/dx और प्लस b e⁻x, ये d2y/dx² की वैल्यू आ चुकी है, प्लस 1/x माइनस 1 है। अब यहाँ देखिएगा dy/dx उठा लीजिएगा, तो ये हो जाता है e⁻x dv/dx प्लस b e⁻x माइनस। अब यहाँ देखिएगा y/x पड़ा हुआ है, y की वैल्यू e⁻x × x हो जाएगी, अपॉन में x हो जाएगा। राइट हैंड साइड में e⁻x/x है। अब लेफ्ट हैंड साइड से देख लीजिएगा, e⁻x कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा dv/dx² हो जाएगा, प्लस का 2 dv/dx हो जाएगा, प्लस का b हो जाएगा। ये सारी टर्म भी एक साथ ही डाल देता हूँ मैं, प्लस 1/x माइनस 1 बनेगा dv/dx प्लस b, और e⁻x का कॉमन बनेगा तो ये माइनस का 1 हो गया, e⁻x/x, e⁻x यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। अब यहाँ से आप इसे एडजस्ट करना शुरू करिएगा, d2b/dx² प्लस dv/dx के साथ देखिएगा, यहाँ से 2 मिलेगा और यहाँ से dv/dx के साथ देखिएगा प्लस का 1/x मिलेगा और माइनस का 1 मिलेगा। dv/dx की वैल्यू आ गई है। अब b वाली वैल्यू को देख लीजिएगा, प्लस यहाँ देखिएगा, एक तो ये b बचा हुआ है आपका, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो प्लस का b/x हो जाएगा, माइनस का b हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा मैंने सॉल्यूशन लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, y = e⁻x × b था, यहाँ e⁻x × b है, तो ये लास्ट टर्म मेरी गलत हो गई है, b/x।
अब ये माइनस का है, ये माइनस का बचा हुआ है, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर चुके हैं b से, ये हो जाता है माइनस का लास्ट टर्म है b अपॉन एक्स इज इक्वल टू राइट में बचता है 1 अपॉन एक्स, b अपॉन एक्स b से और b कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप स्पेशल रूप से ध्यान दीजिएगा, जब आप सॉल्यूशन को, ये ध्यान रखिएगा, जब आप सॉल्यूशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में रखने जा रहे होंगे तो आपके पास d2b अपॉन डी एक्स स्क्वायर और db अपॉन डी एक्स की दो टर्म बचेंगी। अब जो b वाली टर्म है वो आपस में कट जाएंगी। अगर किसी स्टूडेंट की, अगर कोई स्टूडेंट y dy अपॉन डी एक्स और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखता है और उसकी टर्म b वाली जो टर्म है वो आपस में कैंसिल आउट नहीं होती हैं, तो समझ जाना उस स्टूडेंट को कि क्वेश्चन में कहीं गलती हो चुकी है, वो इससे आगे नहीं जाएगा और वहीं पीछे जाकर के अपना क्वेश्चन चेक करेगा कि मेरे से करने में, डिफरेंशिएट करने में कहाँ गलती हुई है। तो इन क्वेश्चन की सबसे पहली शर्त क्या है, b टर्म में से कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, सिर्फ ये बचेंगे सेकेंड और फर्स्ट डेरिवेटिव। अब ये हो जाता है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है d2b अपॉन डी एक्स स्क्वायर और ये बन जाता है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन ये सेकंड ऑर्डर की है, लेकिन मैंने अभी पहले एक्सप्लेन करा था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर बननी चाहिए, तो ये डेरिवेटिव को हमें छिपाना पड़ेगा। अब आप ऐसे कर लीजिएगा, लेट dv अपॉन डी एक्स को स्मॉल p लेट कर लीजिएगा, है ना। अब स्मॉल p अगर लेट करेंगे तो ये हो जाता है dv अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और ये स्मॉल p हो जाता है और ये वैल्यू हो जाती है 1 अपॉन एक्स। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये वैल्यू कैपिटल P की है, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमारी कैपिटल P की वैल्यू है और ये वैल्यू कैपिटल Q की है और इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं एक्सरसाइज 2E। चैप्टर नंबर 2 की जो E एक्सरसाइज है उसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाई गई थी। ये मेरा P है और ये मेरा Q है। अब IF की वैल्यू लेने जा रहे हैं यहाँ पर, IF इक्वल टू e टू दी पावर हो जाता है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो ये हो जाता है e टू दी पावर x प्लस लॉग x बन जाएगा। अब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, e टू दी पावर x हो जाएगा, e से लॉग कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, e से जो है लॉग कैंसिल हो जाएगा और इनटू में आ जाएगा x, इनटू में x आ जाएगा। IF आपका आ चुका है, e टू दी पावर x इंटू एक्स आ चुका है। सॉल्यूशन लिखते हैं, लेकिन सॉल्यूशन देखिएगा dy अपॉन डी एक्स नहीं है, यहाँ dp अपॉन डी एक्स है, तो सॉल्यूशन से वैल्यू जो मिलेगी वो स्मॉल p की मिलेगी। अब यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन फॉर स्मॉल p। अब सॉल्यूशन फॉर स्मॉल p का फार्मूला कितना है, आप सबसे पहले आप स्मॉल p लिखेंगे, स्मॉल p के बाद आप IF लिखेंगे e टू दी पावर x इंटू एक्स। अब ये IF हो चुका है, अब यहाँ IF की मल्टीप्लाई Q से करेंगे तो ये हो जाता है 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स e टू दी पावर x डी एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट C1 डाल दीजिएगा। सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो दो कांस्टेंट आएंगे C1 और C2, तो पहला कांस्टेंट हम C1 डाल देते हैं। यहाँ देखिएगा x से x कैंसिल हो जाता है, p की वैल्यू है हमारी dv अपॉन डी एक्स और इनटू में e टू दी पावर x इंटू एक्स है, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x वापस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा ये C1। अब देखिएगा यहाँ पर dv अपॉन डी एक्स आ चुका है, अब एक इंटीग्रेशन, अब हमारा फाइनल सॉल्यूशन जो है वो बनने की तैयारी है। अब इक्वेशन नंबर 2 में रखने के लिए मेरे पास वैल्यू आने वाली है d की। अब देखिएगा dv अपॉन डी एक्स है, इससे इसे डिवाइड कर दीजिएगा, dv अपॉन डी एक्स e टू दी पावर x तो यहाँ कट जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स और प्लस यहाँ हो जाएगा C1 अपॉन एक्स e टू दी पावर माइनस एक्स। यहाँ देखिएगा dv अपॉन डी एक्स आ चुका है, ये dv अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ठीक है ना। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, इंटीग्रेटिंग d इक्वल टू, जब 1 अपॉन एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये log s ac हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा C1 इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स प्लस C2। अब यहाँ पर एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब आप इंटीग्रेशन में करने जाएंगे तो एक दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिनका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, आपके मैथ की कोई भी मेथड ऐसा नहीं है जो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दे, ये है ही कहीं यहीं पड़ा रहेगा और इस आंसर को ऐसे का ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। अब ये b की वैल्यू आ चुकी है, b को इक्वेशन नंबर 2 में डाल देंगे, पुट इन इक्वेशन 2।
इक्वेशन 2 में। तो y इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पर c1 e टू दी पावर x इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस x अपॉन dx प्लस c2 e टू दी पावर x हो जाएगा और प्लस e टू दी पावर x log x बेस a। और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो तैयार हो जाता है। ये आपके पहले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो गया, इसका आंसर जो है बिल्कुल सही आ चुका है। अब इस तरह से आप सभी क्वेश्चन जो है वो धीरे धीरे कर सकते हैं। अब ऐसे समझ लीजिएगा, अगर मैं किसी वीडियो में 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ तो 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप 3 एग्जाम्पल की घर से कर लीजिएगा। और धीरे धीरे इस एक्सरसाइज का जो टारगेट है वो 3 वीडियो का होता है। 3 वीडियो में 3 टर्म में जो है ये एक्सरसाइज खत्म हो जानी चाहिए। आप देखिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा बुक का ये दूसरा क्वेश्चन है, एस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x प्लस 2y इक्वल टू x माइनस 2 टू दी पावर x। जो बुक में क्वेश्चंस है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, एक्चुअल में जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस में 2 नहीं है। तो पहले तो आप क्वेश्चन सही कर लीजिएगा। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइएगा। ये हो जाता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x से आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाता है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस यहाँ हो जाता है 1 प्लस 2 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू और यहाँ हो जाता है 1 माइनस 2 अपॉन एक्स ई टू दी पावर एक्स, इक्वेशन नंबर 1। अब आप इसकी स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से जब आप इसकी कंपेयर करेंगे तो आप देख लीजिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का जो कॉफिशेंट है वो p हो जाएगा। ये p की वैल्यू हो जाती है -2 माइनस 1 अपॉन एक्स, q की वैल्यू हो जाती है 1 प्लस 2 अपॉन एक्स और कैपिटल X हो जाता है 1 माइनस 2 अपॉन एक्स ई टू दी पावर x। अब देखिएगा p आपके पास है, q आपके पास है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो 2 अपॉन एक्स कट जाएगा और -2 प्लस 1 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो यानी कि मेरा पहला फार्मूला लग रहा है क्योंकि 1 प्लस p प्लस q 1 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 0। पहला रूल अप्लाई हो गया है तो यहाँ से बन जाता है y इक्वल टू ई टू दी पावर x इज ए पार्ट ऑफ CF। तो y इक्वल टू ई टू दी पावर f CF का पार्ट बन चुका है। अब इसमें b से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। लेट सॉल्यूशन इज, ये हो जाता है y इक्वल टू ई टू दी पावर x इंटू b हो जाता है। अभी हमारा सॉल्यूशन आ चुका है, यहाँ से वैल्यू तैयार करिएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स जब आप लेंगे तो यहाँ पर 2 फंक्शन की मल्टीप्लाई करेंगे तो ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा डी बी अपॉन डी एक्स। ये ऐसी छोड़ दिए ई की पावर एक्स डी बी अपॉन डी एक्स प्लस बी टू दी पावर एक्स। एक बार डिफ्रेंशिएशन और कर दीजिएगा डी टू बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स डी टू बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 ई टू दी पावर एक्स डी बी अपॉन डी एक्स प्लस बी ई टू दी पावर एक्स। अब इस तरह से आपके पास y आ चुका है, डी वाई अपॉन डी एक्स आ चुका है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ चुका है। पुट इन इक्वेशन 1। इन सभी वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिएगा। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रखने के बाद आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन जाएगी डी टू बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 अपॉन एक्स ई टू दी पावर एक्स। अभी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। अब इसे लीनियर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। लेट डी बी अपॉन डी एक्स और स्मॉल b ले लीजिएगा तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। डी बी अपॉन डी एक्स बनेगा माइनस का 2 अपॉन एक्स b बनेगा तो ये हो जाता है माइनस 2 अपॉन एक्स और ई टू दी पावर एक्स। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो बन चुकी है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिएगा IF की तैयारी करिएगा। ये वैल्यू तो आपकी कैपिटल P की हो जाएगी, तो आपका IF होगा ई टू दी पावर माइनस 2 अपॉन एक्स डी एक्स ई टू दी पावर माइनस 2 लॉग एक्स। ये हो जाएगा ई टू दी पावर लॉग एक्स की पावर माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 2 यानी कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। फिर आप लिखिएंगे सॉल्यूशन फॉर ए। स्टार्टिंग में जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सा आपको अजीब सा लग सकता है, लेकिन 3 क्वेश्चन जब आप लगातार करेंगे तो आपको इन सब की आदत पड़ जाएगी। तो हाथ जो है बिल्कुल अपना आप ही खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगा। सॉल्यूशन फॉर पी करने जाएंगे तो पी इंटू में IF आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये क्यू की वैल्यू उठाएंगे 1 माइनस 2 अपॉन एक्स ई टू दी पावर एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट C1। यहाँ p की वैल्यू हो जाएगी डी बी अपॉन डी एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करिएगा।
यहाँ हो जाता है इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स अपॉन 1/x² dx, और ये हो जाता है -2 इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स अपॉन 1/x³ dx और प्लस का 7। यहाँ पर देखिएगा ये इंटीग्रेशन ऐसे हैं जो दोनों कैंसिल नहीं हो सकते, लेकिन ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर देखिएगा 1/x² को आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको -2 मिलेगा और 1/x³ मिलेगा। आप इसे फर्स्ट लीजिएगा और इसे सेकेंड लीजिएगा, तो फर्स्ट एज इट इज हो जाएगा 1/x² इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई टू दी पावर -x, फार्मूले का माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा -2/x³ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई टू दी पावर x dx, और ये टर्म ऐसे छोड़ दीजिएगा आप -2 ई टू दी पावर x/x³ dx प्लस 7। अब देखिएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन, ये ध्यान रखिएगा इंटीग्रेशन करने में यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर में बच्चे बहुत अटकते हैं, कमी होती है 12th क्लास की। आप देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं, और इधर आपका चल रहा था dv/dx इंटू 1/x²। अब x² मल्टीप्लाई में डाल दीजिएगा, dv/dx की वैल्यू बन जाती है ई टू दी पावर x बन जाएगी, ये टर्म कर चुकी है, और प्लस आ जाएगा c1x²। एक इंटीग्रेशन और कर दीजिएगा, इंटीग्रेशन b इक्वल ई टू दी पावर x एज इट इज रहेगी, ये हो जाएगा c1/3x³ हो जाएगा, प्लस नया कांस्टेंट हो जाएगा c2। अब आपके पास b की वैल्यू आ चुकी है, पुट इन इक्वेशन 2, इसे इक्वेशन नंबर 2 में डाल दीजिएगा। तो y इक्वल टू देख लीजिएगा इक्वेशन नंबर 2 में e की पावर x से मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाता है c1/3x³ ई टू दी पावर x प्लस c2 ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर 2x, और इस तरह से जो आपका सॉल्यूशन है वो तैयार हो जाता है। बुक में इसका आंसर मिसप्रिंट है, हो सकता है वो करेक्शन जो 2x + 2 की जगह करेक्शन करा गया था उस 2 की वजह से ये फ़र्क आया है, ये आंसर डिफरेंट है, बुक वाला आंसर जो है वो डिफरेंट है। तो मे भी हो सकता है कि करेक्शन जो है वो गलत हो, मेरी बुक में करेक्शन हो रहा था तो इसलिए मैंने करेक्शन करके इसे बता दिया है, ठीक है। आप बिना करेक्शन करे भी अगर क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल यही चलेगा, बस एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगी, नंबर 2 का फ़र्क है ना, और सॉल्यूशन जो है वो उसी तरह से ही प्राप्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब होगा क्या, क्वेश्चन जो है थोड़ा लेंथी होते हैं तो एक दिन में 2 से ज़्यादा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। अगर एवरेज आपको 4 का लाना है तो तरीका ये होता है कि एक क्वेश्चन आप पूरा एक्सप्लेन कीजिएगा जिससे कि पुराने दिन की याद ताज़ा हो जाए, है ना, और फिर उसके बाद जो है फिल इन द ब्लैंक्स खेलते हैं। अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है हमारा 3 माइनस है d2y/dx² -9 - 4n dy/dx प्लस 6 - 3x y = 0। सबसे पहले आप डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने वाले हैं, तो आप 3 - x से डिवाइड कर दीजिएगा। यहाँ मैं माइनस अंदर ले जाऊँ तो साइन चेंज कर दिया जाएगा। अब ये वैल्यू आपकी कैपिटल P की हो जाती है, ये वैल्यू आपकी कैपिटल Q की हो जाती है, और ये कैपिटल X की वैल्यू हो जाती है। आपके पास P आ चुका है, Q आ चुका है, X आ चुका है। अब आप अप्लाई करते हैं 1 + P + Q = 0। पहला रूल अप्लाई हो रहा है, अभी तीनों क्वेश्चन में पहला ही रूल अप्लाई हुआ है। ऐसे केस में आपका बन जाता है y = e टू दी पावर x इज ए पार्ट ऑफ c है। अब e टू दी पावर x में आप b से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है y = e टू दी पावर x × b, ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन जो है थोड़ा सा छोड़ कर कराऊंगा, क्योंकि मेन जो बच्चे रखते हैं स्टूडेंट, जो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है उन्हें, वो तब होती है जब इंटीग्रेशन करना होता है। उससे पहले किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती है। dy/dx निकाल देंगे, d2y/dx² निकाल देंगे और इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ d2v/dx² प्लस 2x - 3/3 - x और dv/dx = 0 बन जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम पीछे वाले 2 क्वेश्चन कर रहे थे तो उनमें राइट हैंड साइड में 0 नहीं था। जो हमने पीछे वाले 2 क्वेश्चन करे हैं उनमें राइट हैंड साइड में 0 नहीं था, तो हमने लीनियर में जाना पड़ा, हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जाना पड़ा एक्सरसाइज 2E में। लेकिन देखिएगा जब राइट हैंड साइड में 0 है तो सीधे सीधे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मेथड लगा दीजिएगा, यानी कि इसे इधर ले आइएगा, इसे इधर ले आइएगा। तो इस इक्वेशन को आप ऐसे लिखिएगा, ये हो जाती है d2v/dx² हो जाएगा, और dv/dx को आप डिनोमिनेटर में ले जाइएगा, dv/dx। इस टर्म को आप इधर ले जाइएगा। जब इस टर्म को इधर लेकर के जाएंगे तो ये इसका साइन चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाता है 2x - 3/x - 3। अब ऊपर भी लीनियर है, नीचे भी लीनियर है। आपको 12th क्लास का मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, पहले डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप इस इक्वेशन को ऐसे लिखिएगा, यहाँ 2x और -6 और +3/x - 3। इस तरह से आप कर लीजिएगा यहाँ पर।
तो ये हो जाता है आपका d/dx हो जाएगा dv/dx, और ये हो गया dv/dx। सेकेंड ऑर्डर को इस तरह से लिख लीजिएगा, यहाँ से इसे डिवाइड कर दीजिएगा तो 2 बन जाएगा प्लस 3/x माइनस 3। आप देखिएगा नीचे dv/dx पड़ा हुआ है और ऊपर d2y/dx² पड़ा हुआ है। नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर है तो इंटीग्रेशन करके लॉग आ जाएगा, इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाता है log dv/dx बेस e बन जाएगा। अब यहाँ बन जाएगा आपका 2x प्लस ये बन जाएगा 3 log बेस e x माइनस 3 प्लस कांस्टेंट डाल दीजिएगा log c1 बेस e। कांस्टेंट c1 नहीं डालिएगा, log c1 डालिएगा क्योंकि आपको log हटाना है। अब यहाँ से log हटा दीजिएगा तो ये बन जाता है dv/dx इक्वल टू e⁻²x हो जाएगा इंटू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब हो जाएगा और इंटू में आ जाएगा c1। आप देखिएगा इंटीग्रेशन यहाँ पर जो है वो बड़ा पड़ने वाला है। अब यहाँ पर फिर दोबारा आप इंटीग्रेशन करिएगा, इंटीग्रेट v इक्वल टू c1 बाहर है, इंटीग्रेशन x माइनस 3 का होल क्यूब इंटू e⁻²x dx प्लस नया कॉन्स्टेंट c2। अब ये 12 क्वेश्चन का बन चुका है फर्स्ट और सेकेंड। अब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाइएगा। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आपको 3 बार फार्मूला खोलना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन करके एक बड़ी सी वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। जब बड़ी सी वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी तो आप v निकल जाएगा आपका, इसे इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिएगा। और जब इक्वेशन नंबर 2 में आप रखेंगे, जब आप इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो आपका आंसर जो है वो प्राप्त हो जाएगा। अब मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1, 2, 3 करे हैं, 3 क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में 4 क्वेश्चन एक्सप्लेन होंगे, फिर 4 क्वेश्चन एक्सप्लेन होंगे। तो इस तरह से जो है हमारा लगभग 3 दिनों में जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अब 3 मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन करे तो इन 3 क्वेश्चन को करिएगा और साथ साथ में 2 या 3 एग्जाम्पल भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी तरह से बनी रहे।